विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिन खबरों की बात करने वाले हैं वो खबरें कौन सी हैं, पहले ये जान लीजिए। आज हम सबसे पहले आपको सेना और सरकार की सबूत गैंग पर की गई सबसे बड़ी स्ट्राइक के बारे में बताएंगे, जहां सेना ने आज सब कुछ साफ कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की भाषा बोल रहे सबूत गैंग वाले क्या आप सेना की बातों पर विश्वास नहीं करते? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही एक खास वर्ग सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस गैंग पर किस तरह से हमला बोला है आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की, और राहुल गांधी की वोट चोरी का सच भी आपको बताएंगे। लेकिन आखिर क्यों राहुल गांधी चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं? क्या राहुल जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं या फिर उनके आरोपों में दम है? बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे टैरिफ की। जिस तरीके से टैरिफ को लेकर के ट्रंप के साथ भारत का तनाव बढ़ रहा है, इस बीच भारत ने भी साफ कर दिया है कि भारत ट्रंप की जो धमकियां हैं उसके आगे झुकेगा नहीं और अब वो कोई सुपर बॉस नहीं है। क्या कुछ कहा गया है जवाब के तौर पे भारत की ओर से? बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य तो सबने देखा, लेकिन देश में एक खेमा ऐसा भी है जिसे हर कार्रवाई का सबूत चाहिए। तो आज सबसे पहले उस सबूत गैंग की क्लास लगाएंगे जो देश की सेना का बार बार अपमान करती है, जिसके लिए देश से बड़ी उनकी सियासत है, उनका दल है। ये लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए जाने अनजाने में ही सही, लेकिन पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। तो आपके मन में भी सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को सबूत गैंग पर यह स्ट्राइक क्यों करनी पड़ी? इसका जवाब आपको कांग्रेस के उन नेताओं की बातों से ही मिल जाएगा जो इस ओर इशारा करती है कि शायद कांग्रेस को अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए पूछ रहे हैं कि पहले ये बताओ कि हमारे कितने जेट्स गिराए गए। ऐसे में आज उनको 100% सबूत के साथ जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनका ये बयान सुनवाते हैं। हमारा सवाल अपनी जगह अभी भी मौजूद है। हमारे फौजी मारे गए कि नहीं मारे गए? मारे गए तो कितने मारे गए? अभी आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने कहा है कि हमारे 10 फौजी मारे गए। पूरे देश के अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। इन सवालों के जवाब हम सरकार से जानना चाहते। इस सबूत गैंग में कांग्रेस के नेता बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन इसमें ईजी अलायंस से जुड़े कई और दल के नेता भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं, जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर किस दबाव में किया गया। उनका ये बयान सुनवाते हैं आपको। हमारे सवाल और ज्यादा पुख्ता हो गए। महीनों से सरकार इस बात को छुपा रही थी। एयर चीफ मार्शल साहब ने बताया
कि पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट उड़ाए गए, 5 उसमें जेट थे। हम युद्ध जीत रहे थे, पाकिस्तान हार रहा था, हम उनके छक्के छुड़ा रहे थे। तो किस दबाव में केंद्र सरकार ने सीज फायर किया, ये केंद्र सरकार बताए। आप जरा सोचिए कि जब साफ कर दिया गया सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि भाई हमें पूरी छूट मिली थी, हमने अपनी ओर से पूरी कार्रवाई की, लेकिन अब भी नेता कई ऐसे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई किस दबाव में, किस प्रेशर में आकर के सीज फायर किया गया। खैर, एक तरफ कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बताओ हमारे कितने जेट्स पाकिस्तान ने गिराए, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता है जो ये पूछ रहे हैं कि बताओ हमने किस दबाव में सीज फायर किया। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हमारी सेना से ज्यादा पाकिस्तान की बातों पर यकीन है? कल एयर चीफ मार्शल ने साफ साफ बताया था कि हमने किस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, और बहुत मारा, लेकिन इसके बावजूद ये सबूत गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। और इस सबूत गैंग पर आज सबूतों वाली स्ट्राइक सिर्फ पीएम मोदी ने नहीं की, बल्कि हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी की, और जमकर धोया। जहां उन्होंने उस मोमेंट के बारे में बताया जब राजनाथ सिंह ने कह दिया था इनफ इज इनफ। इसी के साथ साथ बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पर पाकिस्तान की पिटाई होगी और यहां पर और गिराकर होगी, यह बात कह दी गई थी, साफ कर दिया गया था। 23 अप्रैल को ही यह फाइनल हो चुका था कि पहलगाम आतंकी हमले में सिर्फ एक दिन के बाद ही सेना को कह दिया गया था कि आप खुद तय करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे बदला लेना चाहते हैं। तैयारी आपकी होगी, करना भी आपको है। पाकिस्तान को कैसे मारना है, कब मारना है, कितना मारना है, यह आपको तय करना है। तो जरा सोचिए कि जिस तरीके से जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से सेना को पूरी छूट दी गई थी। 23 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बैठक हुई थी, आपको याद होगा। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ जो तीनों सेना प्रमुख थे वो मौजूद थे। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बस अब बहुत हो चुका, अब ये हद हो गई है, यानी कि पहलगाम का जो हमला हुआ ये हद पार करने वाला था। सेना को आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन की पूरी छूट दी गई और कहा भी गया कि आप तय करिए कब मारना है, कहां मारना है, कितना मारना है। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों को कहा कि आप तय करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना है। सबसे पहले अब आपको भारत के आर्मी चीफ का यह बयान सुनवाते हैं जिसमें वो साफ कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन की रणनीति बनाई गई। 23rd is the time when we, next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. Free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. तो उपेंद्र द्विवेदी को सुना आपने, लेकिन जरा याद करिए आप उस दिन को भी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अप्रैल को ही कह दिया था कि इनफ इज इनफ, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना है, और इसके बावजूद यहाँ पे सियासत हो रही है। लेकिन आपको याद दिला दे उस वक्त की बात जब पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद बैठकों का कई दौर चला था। 23 तारीख की बैठक के बाद आर्मी चीफ ने उत्तरी कमान का दौरा किया था, और इस दौरे के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई गई थी। तय कर लिया गया था किसे नाम यही देना है, किस तरीके से रणनीति बनानी है। पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया था। आतंकवादियों को मारकर अपने लक्ष्यों को अंजाम तक पहुंचाया गया था। ऑपरेशन के बाद 29 अप्रैल को पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी, और इसी के साथ साथ जो घटनाक्रम रहा उसकी जानकारी यहां पर पीएम मोदी के साथ साझा की गई थी। इस पूरी टाइमलाइन के बारे में खुद देश के आर्मी चीफ बता रहे हैं, आपको भी सुनवाते हैं। Then 25th we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed, and where a lot of terrorists were killed. 29th April, of course, was the time when we met the Prime Minister for the first time, and thereafter, next day, of course, why I'm telling you this, because it's important that how a small name of Sindoor connects the whole nation. And I was telling the director also that when he briefed me on this, he said, okay, we'll have this name Op Sindhu, and I thought it is Op Sindhu. Sindhu is basically Indus River. So I said, excellent, sir, and Indus Water Treaty has just been frozen by you. He said, no, it is Op Sindhu. And just see, this one name has connected the whole nation together. And today people are saying Sindhu to Sindhu, everything we have taken care of. But that is something which galvanized the whole nation as such. तो आपने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुना, जहां पे वो जानकारी साझा कर रहे हैं कि 9 में से 7 टारगेट को चुना गया।
अपने लक्ष्य तक पहुंचाया गया। नाम कैसे ऑपरेशन सिंदूर पड़ा, इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं वो। लेकिन सेना और पीएम मोदी के सबूत मांगने वाले इस गैंग पे सबूत स्ट्राइक यहाँ पे देख रहे होंगे आप। लेकिन इसी के बावजूद सबूत गैंग को शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो अपने एजेंडे पर लगे हुए हैं और वो आज भी सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको। ये बात आप जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, जंग खत्म हुई, तब आप बोलते, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री बोलते, रक्षा मंत्री बोलते, पार्लियामेंट में भी तो बोलना था। तो पार्लियामेंट में बोलते हुए क्यों? सेना के ऊपर तो पूरा विश्वास है। हम तो सेना के साहस को, सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं और सेना के साहस और शौर्य की बदौलत ही हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतने साहस और इतने शौर्य के बाद हम पीओके पे झंडा फहरा सकते थे, हमने झंडा क्यों नहीं फहराया? तो फिर रुका क्यों? छिड़ा क्यों और फिर रुका क्यों? 2:15 बजे ट्वीट होता है ट्रंप साहब का और 5:15 बजे बंद हो जाता है युद्ध। तो इसके ऊपर आप कुछ भी सफाई देते हैं, इसकी समझ से बाहर है ना। तो इमरान मसूद को सुना आपने, जो कि गोल मोल बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल उनके बरकरार है कि भाई जो प्रेशर था वो किसका था, क्यों ऐसा किया गया, क्यों वैसा किया गया, सबूत कहाँ है? बातें उनकी वही है। लेकिन इमरान मसूद का बयान कोई उनका निजी बयान नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर सबूत गैंग की एक पूरी टीम मौजूद है। ये लोग बार बार सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। इन्हें भारत की सेना से ज्यादा कंगाल हो चुके पाकिस्तान पर भरोसा है। उनका ये बयान सुनवाते हैं, आप भी यकीन कर लेंगे। पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई थी और संसद में भी कहा गया, राजनाथ जी ने कहा कि पाकिस्तान त्राही त्राही करने लगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने किए हुए वादे को पूरा कर लेना चाहिए था, पीओके ले लेना चाहिए था। पीओके क्यों नहीं लिया? अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमने रुकवाया है, तो ये तो भारत के प्रधानमंत्री को साहस दिखाना चाहिए। वो कहे नहीं आपने नहीं रुकवाया, आप बोल ही नहीं रहे, आप खामोशी अख्तियार किए हैं। क्यों? ऐसी कौन सी कमजोरी है? तो इमरान मसूद हो, उदित राज हो या फिर प्रमोद तिवारी, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कांग्रेस के नेताओं की जो सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रही है, तो वही दूसरी ओर राजनाथ सिंह हैं जो लगातार जानकारियां साझा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछ के निर्दोष लोगों की हत्या की थी, लेकिन भारतीय सेना ने धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर मारा। सुनवाते राजनाथ सिंह का बयान आपको। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछ कर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी, हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकाल कर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। तो राजनाथ सिंह का बयान सुना आपने, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी स्ट्राइक है, जहां पर वो ये कहते हैं कि उन्होंने धर्म देखकर मारा था, हमने कर्म देखकर मारा है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जिनके बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आज राजनाथ सिंह का ये बयान सबूत गैंग पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है, जहां देश की सेना और मोदी सरकार ने एक साथ मिल करके इस गैंग की हकीकत पूरे देश के सामने रख दी है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या सबूत मिलने के बाद ये गैंग शांत बैठेगा या एक बार फिर से पाकिस्तान के बोल बच्चन को जारी रखेगा? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
सेना प्रमुख ने कहा, पाकिस्तान को हमने गिरा गिरा कर मारा। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. भारतीय सेना प्रमुख ने कहा, पाकिस्तान को हमने घर में घुसकर मारा। So then 25th we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमने धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर मारा। हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य के ये वो सबूत है जो आज विपक्षी दलों के लिए बेचैनी की वजह बना हुआ है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान को भारतीय सेना ने सबक सिखाया। जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान की पिटाई कथा को दुनिया के सामने रखा तो पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। पाकिस्तान में शौक का ऐसा सायरन बजा जिसके बाद उसकी पूरी सेहरत दुनिया के सामने आ गई। लेकिन जनरल द्विवेदी के दिए गए शौक से अभी पाकिस्तान उबरा भी नहीं कि इस खुलासे से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले विपक्षी नेता आर्मी चीफ के खुलासे की टाइमिंग पर सवाल खड़े करने लगे। Of course, then 25th we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed. हमारा सवाल अपनी जगह अभी भी मौजूद है। हमारे फौजी मारे गए कि नहीं मारे गए? मारे गए तो कितने मारे गए? पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है। पूरा देश जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने किस तरह पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, किस तरह आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया है और किस तरह मुनीर की एयरबेस को धुआं धुआं किया है। We attacked the airfield there because we had very hard hit on F-16s taking off from there, and the ones who were attacking us in Srinagar as well as in Adampur. Here there's an F-16 hangar which you can see here. And here this is the photograph again from open source from one of their earlier picture of the same. पूरा देश इस बात का गवाह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे भारतीय सेना के स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई को लेकर कबूलनामा भी जारी किया। बावजूद इसके विपक्ष ने बीजेपी को घेरने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। संसद का पूरा मॉनसून सत्र करीब करीब हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन इसके बावजूद सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने कड़क जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब दे करके रहेंगे। और जबकि विपक्ष को हर सवाल का जवाब मिल चुका है और सेना प्रमुख ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सच्चाई देश के सामने रख रहे हैं, तो विपक्ष की झुंझलाहट भी समझ से परे है। पीओके पे झंडा फहरा सकते थे, हमने झंडा क्यों नहीं फहराया? पाकिस्तान त्राही तराही करने लगा तो भारतीय जनता पार्टी को अपने किए हुए वायदे को पूरा कर लेना चाहिए था। सीज फायर 35 बार अमेरिका के राष्ट्रपति कह चुके हैं ट्रंप साहब कि उन्होंने कराया है। विपक्ष के सवालों का ये सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। सेना के शौर्य पर बेतुके सवाल खड़े करने का ये खेल लंबे समय से चल रहा है और ऐसा तब है जब सरकार के साथ साथ आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तमाम सवालों का जवाब दे चुके हैं। बावजूद इसके विपक्ष की कैसेट वही फंसी हुई है। विपक्ष के सवालों की स्क्रिप्ट वही है,
जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा लॉबी उठाया करती है, लेकिन ना तो उनके सवालों में सच्चाई है और ना ही इनके सवालों में सच्चाई है। विपक्ष के इन सवालों के पीछे छिपी सच्चाई को हर कोई बखूबी समझता है और 140 करोड़ भारतवासी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाली सेना पर संपूर्ण भरोसा करते हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी इस गलतफहमी में है कि उसके बार बार झूठ बोलने से देश किसी न किसी दिन उसे सच मान लेगा। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि पाकिस्तान भी इसी गलतफहमी का शिकार रहा है और उसका अंजाम क्या हुआ ये उस मुनीर से पूछिए जो रात में 2 बजे अपनी बंकर में छिपने के लिए भागा था, और उस शहबाज से पूछिए जो भारतीय सेना को फोन करवाकर माफ कर देने की मिन्नतें कर रहा था। विपक्ष के शब्द पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा वाली मशीन से निकले शब्दों से मेल खाने लगे हैं, लेकिन विपक्ष शायद ये भूल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटाई के बाद से पाकिस्तान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो इतनी बार मार खाने के बाद भी यही सोच रहा है कि हमने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया है, इसलिए हम जीते हैं। Pakistani, whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. तो सारे सवालों के जवाब दे दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग देश में ऐसे हैं जिनको संतुष्ट कर पाना लगभग असंभव है और करना भी नहीं पड़ेगा अब तो, क्योंकि आज हम सबूत गैंग से सीधे सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल क्या है जरा ये भी जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर पर भ्रम फैलाने वालों को आखिर माफी कब? आर्मी चीफ को सुनने के बाद राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे? क्योंकि अब तो आर्मी चीफ ने ही साफ कर दिया है कि ऑपरेशन क्या सोचकर कितनी रणनीति के साथ किया गया। पहलगाम में फायदा ढूंढने वालों की को आखिर क्या माफी मिल पाएगी और कब मिलेगी? मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी? सेना के शौर्य पर शक करने वालों को आखिर माफी कब? क्या देश कभी माफ कर पाएगा ऐसे लोगों को जो सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े कर रहे थे? पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को आखिर माफी कब? तो आखिर ये सवाल खड़े होते हैं कि भाई जो लोग देश में रहते हैं और भाषा बोलते हैं पाकिस्तान की, उनको क्या इस देश के वोटर माफ कर पाएंगे? करना भी नहीं चाहिए। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई, तो वही भारत के ब्रह्मोस की आज पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है। ब्रह्मोस का ट्रायल पाकिस्तान की एयरबेस पर हुआ है, जिसने वहां पर कैसी तबाही मचाई है तस्वीरें उसकी सामने आ गई है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की वायुसेना को पानी पिला दिया। उसके रहीम यार खान बेस समेत कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया, नस्तनाबूद कर दिया यहाँ पे, जिससे पाकिस्तान अभी भी उबर नहीं पाया है। पाकिस्तान की जमीन पर ब्रह्मोस के ट्रायल रन के बाद आज पूरी दुनिया ब्रह्मोस खरीदना चाहती है और ये चाहती कि भाई ब्रह्मोस उनके भी हथियारों के बेड़े में हो, क्योंकि ब्रह्मोस की ताकत इस बार पूरी दुनिया ने देखी है। ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमताओं ने कई देशों का ध्यान खींचा है। फिलीपींस के अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया भी खरीद के लिए बातचीत कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है, उनकी बातचीत चल रही है। आर्मेनिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनोई, मिस्र, सऊदी अरब, ये तमाम देश ऐसे हैं जो ब्रह्मोस की बुकिंग करना चाहते हैं। इसी के साथ यूएई, कतर, ओमान, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया, यानी कि वो भी इंटरेस्टेड है खरीदने को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने मिनटों में पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, हरा दिया था। इसका युद्ध में सफल परीक्षण हो चुका है, यानी कि टेस्टेड है ये, और यही वजह कि जो कई देश हैं वो इसे लेने में, खरीदने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। ब्रह्मोस की लोकप्रियता पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दुनिया के कई देश हैं, हमने आपको कई नाम भी गिनवाए, ये वो देश है जिनकी बातचीत चल रही है। कई देश ऐसे हैं जो यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और रास्ते ढूंढ रहे हैं खरीदने को लेकर के, यानी कि ब्रह्मोस की दीवानी अब पूरी दुनिया हो चुकी है। खैर, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती भी दिखाई दे रही हैं। वो खुद अपने जाल में फंस गए हैं। देश के 3 राज्यों में कथित वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को लेकर सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि राहुल गांधी या तो अपने आरोपों के साथ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाने के लिए पूरे देश से माफी मांगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने देश के 3 राज्यों में, जिसमें कर्नाटक है, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। लेकिन जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से आरोपों का संज्ञान लिया, जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसका संज्ञान लिया गया, तो कांग्रेस के तो तमाम नेता थे जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, वो सन्नाटे में चले गए। अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद विवाद और बढ़ गया है।
क्योंकि दो पक्ष ऐसे हैं जो आमने सामने हैं, एक चुनाव आयोग के पक्ष में, एक चुनाव आयोग के खिलाफ हो गया है। अब चुनाव आयोग है जो राहुल के दावों को लेकर सख्ती दिखा रहा है और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि भाई या तो सबूत लाइए, या तो हस्ताक्षर करके आप शपथ पत्र लेकर के आइए, या फिर देश से माफी मांगिए। राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर बवाल यहां पर बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने राहुल को चेतावनी जारी की है और यह कहा है कि भाई राहुल अपने दावों के शपथ पत्र पर साइन करें, यानी कि वो इस बात की शपथ ले कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वही लगा रहे हैं सबूतों के साथ, या फिर फर्जी आरोप लगाने के लिए पूरे देश के सामने माफी मांगे। राहुल गांधी घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आरोपों के प्रति वो दृढ़ नहीं है, यानी कि कहीं से आए अपने कहीं ट्रांसफर कर दिया, आप इसको लेकर के कंफर्म नहीं है, तय नहीं कर रहे जिम्मेदारी अपनी। अगर राहुल गांधी को अपने आरोपों पर भरोसा है तो राहुल को घोषणा पर साइन कर देना चाहिए। ये तमाम लोगों की मांग है कि भाई आप इतने ही कंफर्टेबल हैं, इतना ही कंफर्म है, आपको लगता है कि नहीं जो आरोप लगाए गए सही है, शपथ पत्र दे दीजिए। राहुल गांधी यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर जांच की जाएगी, बाद में कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन राहुल गांधी चुप हो गए हैं। अब राहुल के फर्जी दावों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है, नाराज हो गया है। राहुल गांधी से शपथ पत्र साइन करने को या फिर माफी मांगने की बात कह रहा है, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल अभी भी वोट चोरी के दावों पर अड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो बताते हैं आपको। सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी और ये कह रहे हैं कि भाई अब इसको लेके कैंपेन चलाइए। अब राहुल के पास ये सब कुछ करने का तो टाइम है, वक्त है, लेकिन शपथ पत्र पे साइन करने का टाइम नहीं है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या राहुल सिर्फ चुनाव आयोग को बदनाम करने की नीयत से वोट चोरी वाला फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास सब करने का टाइम है, लेकिन जो उनसे प्रोसीजर करने के लिए कहा गया सिर्फ वो वही नहीं कर रही हैं। एक तरफ चुनाव आयोग है जो कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो वही अब इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी पर हमलावर भी है। बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी ने राहुल से शपथ पत्र साइन करने के लिए कहा है। गौरव भाटिया ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी दावे कर रहे हैं उन्हें दिक्कत क्या है साइन करने को, क्या कुछ कह रहे हो, सुनवाते हैं आपको। पहले क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है, भ्रष्टाचारी है, बेल पे बाहर है, कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज है, चुनाव हार जाते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो स्टेप नंबर 2 ठीकरा कहीं फोड़ना है, तो ठीकरा फोड़ते हैं वो कभी ईवीएम पे, कभी वीवीपैट पे, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और झूठे आरोप लगाते हैं बिना तथ्यों के। कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। जो संवैधानिक संस्था है वो कहती है आप जो तथ्य कह रहे हैं वो गलत है, रिकॉर्ड पे कुछ और है, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत है ये। और आप कहते हैं नहीं, मैं डिक्लेरेशन नहीं दूंगा, मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा, आपके तथ्यों का मैं जवाब भी नहीं दूंगा। जो मैं कहूं खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक के सीईओ ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। आयोग पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए दस्तावेज मांगे गए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे और अब उसको लेकर के यहां पर कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन की ओर से यहां पर नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए, चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को लेकर के बेहद गंभीर है। हालांकि वही इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी जो दो पार्टियां हैं उनमें आर पार देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं जो कि चुनाव आयोग को लेकर के जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे उसका समर्थन कर रहे हैं, तो वही बीजेपी है जहां पे बीजेपी की ओर से मनोज तिवारी सामने आए हैं और ये कहा कि भाई राहुल गांधी हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी हार से हताश हो गए, निराश हो गए, इसलिए रह रह करके उनकी ओर से इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे दोनों, सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो विषय देश के सामने खड़ा है, जो सबूतों के साथ राहुल जी ने सबूतों के साथ पेश किया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप एफिडेविट, किस बात के लिए आप एफिडेविट मांग रहे हैं? आप एफिडेविट मांग रहे हैं क्योंकि आपके तो नियमों के अंदर है कि अगर आपने 30 दिन तक दावा नहीं दिया तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाना है। हमने तो आपकी सारी कमियां आपके डॉक्यूमेंट से प्रूव की हैं, अपनी तरफ से तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। नैरेटिव को बदलने का प्रयास मत करें। आप राहुल गांधी ने किया तो राहुल गांधी को झूठ साबित करें। आपके ऊपर आरोप लगा है तो झूठ आप साबित करो ना, आपके डॉक्यूमेंट हैं। मुझे राहुल जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में दिखते हैं आजकल।
उनको देश की गति को बाधित करना है, संसद को बाधित करना है, उनको विवाद खड़ा करना है, और विवाद भी ऐसे जिसका सिर पैर नहीं है। तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग, राहुल गांधी या कोई भी हो, जो भी चुनाव आयोग को चुनौती देगा, चुनाव आयोग अपना एक्शन लेगा ही। तो अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है इस मुद्दे को लेकर। हालांकि इस बीच जो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव है वो भी सामने आए, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी को अगर 1 लाख बार भी जेल जाना पड़ा तो वो जाएंगे, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुलावाला ने पलटवार किया है। और दोनों क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। शोर बचाए शोर, सूप बाजा तो बाजा, चलनियों बाजा, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा। अब राहुल गांधी जी चुनाव विनोक से अब पप्पू यादव डर जाए हैं? संविधान बचाने के लिए एक नोटिस, एक जेल, एक देखिए, इस देश की रक्षा के लिए 1 लाख बार राहुल गांधी जी को जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। वो डरने वाले नहीं, चोरी नहीं छिपेगी, जो चोरी किया उसका जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, कहा कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, पर एटम बॉम्ब जब सुतली बम निकला तो उनका पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। और राहुल गांधी अब पिनोकियो की तरह पेश आ रहे हैं, हाँ, भारतीय राजनीति के पिनोकियो की तरह, क्योंकि आधे घंटे के अंदर ही राहुल गांधी ने जो एटम बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की थी उसके सारे सच सामने आ गए। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार कहा राहुल गांधी से कि अगर आप सच कह रहे हैं, अगर कुछ छुपाने वाली बात नहीं है तो ओथ और एफिडेविट पर दे दीजिए हमें, ताकि हम इस पर कार्रवाई कर सके, तो राहुल गांधी भाग गए। यही इनकी प्रवृत्ति है, हिट एंड रन। तो बीजेपी ये साफ कह रही है कि अगर आपके आरोपों में दम है तो जो आपने आरोप लगाए हैं शपथ पत्र भी दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस है जो कि अभियान चला रही है, शिकायतें कर रही है, बयानबाजी कर रही है, बस शपथ पत्र पे साइन नहीं कर रही है। राहुल गांधी के आरोपों ने देश में अलग तरीके की बहस छेड़ के रख दी है। उनके इन आरोपों पर जम के पॉलिटिक्स हो रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने देश की जो संस्था है संवैधानिक, उन पे सवाल खड़े किए हों। इसके पहले भी राहुल गांधी ईवीएम पे सवाल खड़े कर चुके हैं, बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन इस बार राहुल ने बड़े दावे किए हैं। उनके दावों पर उन पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है वो उन पे भारी पड़ते दिखाई दे रही है। और अब यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर के देश में जमकर सियासत हो रही है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं। कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। शोर बचाए शोर, सूप बाजा तो बाजा, चलनियों बाजा। आधे घंटे के अंदर ही राहुल गांधी ने जो एटम बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की थी उसके सारे सच सामने आ गए। क्या देश में वोटों की चोरी हो रही है? ये सवाल पूछना आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों ने देश में एक अलग ही बहस छेड़ दी। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का नैरेटिव फैला रही हैं। बीजेपी पर वोट चोरी के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगा रही हैं और चुनाव आयोग की भी इसमें मिली भगत की बात कह रही हैं। तो क्या राहुल सच बोल रहे हैं या फिर बिहार चुनाव से पहले जानबूझकर फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है? इसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है। ये जो मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू, ये जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से अपने दावों के समर्थन में शपथ पत्र पर साइन करने को कहा, लेकिन राहुल शपथ पत्र पर साइन नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि अगर राहुल सच बोल रहे हैं तो वो अपने दावों के समर्थन वाला शपथ पत्र साइन करें या फिर देश की जनता से झूठ बोलने के लिए माफी मांगे। अब राहुल ना तो माफी मांग रहे हैं और ना ही शपथ पत्र पर साइन कर रही हैं, जिससे अब राहुल के वोट चोरी वाले दावे की हवा निकल रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने
कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा किया, उसमें आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता। अब लोकसभा में आप जीत गए, पहले लोकसभा हुआ, बाद में विधानसभा में हार गए। इलेक्शन कमीशन अच्छा नहीं है, ईवीएम अच्छा नहीं। कि एक प्रतिपक्ष की पार्टी चुनाव हारने के बाद किस तरह लगातार तथ्यों के आधार पर झूठ का काम कर रही है। राहुल ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए तो विपक्षी दल भी राहुल के सुर में सुर मिलाने लगे, क्योंकि विपक्ष को पता है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फेक नैरेटिव से ही उन्हें फायदा मिल सकता है। तो क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना सही है? हमारे नेता राहुल गांधी जी तथ्य के साथ अपनी बात देश के पटल पर रखती है, जनता के दरबार में रखते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में जितना वोटर है, वो वोटर संख्या से 1 करोड़ ज्यादा वोट एडिशन किए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वोट चोरी के कारण हमारा सरकार नहीं हो पाया और बीजेपी सरकार में आ गया। उसी तरह से मध्य प्रदेश और हरियाणा में लोकतंत्र को, जनता का वोट का मूल्य को सम्मान नहीं करके, वोट चोरी करके, डकैती करके ये सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। बिहार चुनाव में वोटर रिवीजन को लेकर शुरू हुआ हंगामा अब वोट चोरी के आरोपों तक पहुंच गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल अब पिछले कई चुनाव की वोटर लिस्ट में घालमेल का आरोप लगा रहे हैं, यानी सरकार और इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है? क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, जिससे हार का पूरा ठीकरा इस संस्थाओं पर फोड़ा जा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बिहार में 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने आ गई है। तेजस्वी यादव पर पहले से ही 2 एपिक नंबर वाले 2 वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। तेजस्वी यादव के आरोपों पर विजय सिन्हा ने आकर के सूद समेत जवाब दे दिया। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इस पर जवाब विजय सिन्हा क्या दे रहे हैं, दोनों सुनवाते हैं आपको। ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासन खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। इन्होंने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा, तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकेपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं, तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ, और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं, पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है, और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं, बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का, और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। तो वोट चोरी, फर्जी वोटर और बिहार में 2-2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी अटैक किया है। सुनवाते हैं आपको अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। इतनी चीजें उपलब्ध हैं, इतना रिसोर्सेज हैं, तो चुनाव आयोग को, सरकार को ऐसे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए जिससे कहीं किसी का फर्जी वोट न बन जाए। और क्योंकि बीजेपी एक्सपर्ट थी वोट बनाने में, वोट कटवाने में, और सबसे ज़्यादा फर्जी वोट भी बीजेपी ने बनवाए। जब उन्हें वोट की कमी पड़ गई जीतने के लिए तो उन्होंने पुलिस आगे कर दी, और इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन को देखना चाहिए कि किस तरह सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं माना
और हम इलेक्शन कमीशन में शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तो सीएम वोट लुटवा रहे थे, वहाँ तो डिप्टी सीएम के 2 ही वोट तो नकली निकले। यहाँ तो सीएम बूथ लुटवा रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि बूथ लूटा जाएगा आपका, और वो भी सीएम कहेंगे तब बूथ लूटा जाएगा। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप की, जिनकी ओर से भारत पे टैरिफ लगाकर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया गया, पूरी कोशिश की गई। लेकिन अब ट्रंप का टैरिफ वाला जो मुसीबत है, जो एक तरीके से जो उनका प्रेशर था, वो उनके लिए ही गले की फांस बनता जा रहा है। भारत ने अब खुल करके ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ प्लान तैयार कर लिया है, जिससे टैरिफ का असर बेअसर हो जाएगा। क्या प्लान है वो भी बताएंगे आपको। लेकिन देखिए, ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ की घोषणा की थी, तो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार दे दिया गया था उनकी ओर से। विपक्ष ने ट्रंप के इसी बयान को मुद्दा बनाया है। लेकिन अब पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बता दिया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि भारत ने न सिर्फ धरती बल्कि आकाश में भी अपना झंडा फहरा दिया है। सुनवाते हैं आपको। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नियत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। साथियों, जल थल नभ कुछ भी अछूता नहीं रखा है। फ्रेंड, जमीन ही नहीं, देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में भी लहरा रहा है। तो पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया अपने बयान में कि आप धमकियां देते रहिए, भारत अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता चला जाएगा, आपकी धमकियों के प्रेशर में आने वाला नहीं है। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत ने RIC प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। 1952 के बाद RIC प्लान पहली बार फिर से एक्टिवेट किया गया है। यानी भारत अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस और चीन के साथ मिलकर जवाब देगा। और वो जवाब क्या होगा, जरा ये भी जान लीजिए प्लान कैसे तैयार किया गया है। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत तैयार हो गया है। कैसे? चीन के साथ रिश्ते मजबूत करेगा भारत, और पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से इसी को लेकर के बातचीत की है। चीन के दौरे पर भी जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि नजदीकियां चीन के साथ बढ़ रही हैं। उधर SCO समिट में जिनपिंग से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। भारत चीन के रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत होगी, यानी कि कई देश ऐसे हैं जो ट्रंप के खिलाफ खड़े थे, वो अब साथ आ रहे हैं। रूस के साथ भी अहम डील यहां पे भारत करने वाला है, इसकी तैयारियां पूरी हो गई है। इस साल के अंत में भारत आने वाले हैं पुतिन, तैयारियां जोरों पे हो रही हैं, तारीख तय कर दी गई है। टैरिफ विवाद के बीच पुतिन का ये दौरा काफी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि RIC एक साथ आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। भारत अमेरिका के साथ कई डील रोकेगा। उधर खबर यह भी है कि राजनाथ सिंह का US दौरा भी हो सकता है। तो जरा सोचिए कि जो स्ट्रेटजी है भारत की वो कितनी मजबूत है, कितनी यहाँ पे साथ लेकर चलने वाली है। जो सब ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं वो भारत के साथ आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं रील के सनक की। अब आपको रीलबाजों की दुनिया में लेकर चलते हैं, जहां ये रीलबाज चंद व्यूज और लाइक्स के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल देते हैं। पूरे भारत में इन रीलबाजों की जमात बढ़ती ही जा रही है, जहां ये खुद की जान को जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। जहां देखो रीलबाजी। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है आगरा से। आगरा में एक नाबालिग लड़की ने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड कर दी। ये रील काफी वायरल हुई और वायरल होते होते जा पहुंची पुलिस के पास। दरअसल इस रील में लड़की कुछ गोलियां खाती हुई दिखाई दे रही थी और इसके कैप्शन में कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है, कुछ गलत होने जा रहा है। पूरी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले देश में रीलबाजों का नशा किस कदर आगे बढ़ रहा है आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। तो जरा तस्वीर देखिए आप, जहाँ पे जो रीलबाज है वो किस तरीके से यहाँ पे ये लड़की जो बता रही है आगरा की लड़की है, जो यहाँ पर रीलबाजी करते हुए दिखाई दे रही थी। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर
मशहूर होने की सनक। जिसे देखो कहीं भी सड़क, मेट्रो, मार्केट, मोबाइल निकालकर रील बनाता दिखाई देता है। रील का क्रेज अब कुछ यूं बढ़ रहा है कि लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। हालात ये है कि रील बनाने के चक्कर में जान गंवाने वालों की फहरिस्त लंबी हो चुकी है। इसके बावजूद लोग चंद व्यूज के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। तो कहीं आप भी रील के शौकीन तो नहीं? पर हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी?